गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया को खत्म कराने के बाद हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया मॉडर्न इंडिया, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे विदेशी कंपनियां, जिन्हें हमने यूरोपीय कंपनियों के नाम से जाना, वो भारत में आई होंगी। क्या कारण था उनका भारत में आने का, इस बात पर हमने चर्चा करी। उसके साथ साथ हमने देखा जब विदेशी कंपनियों का धीरे धीरे व्यापार भारत में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा होगा, तो उन्होंने भारत को न केवल व्यापार की दृष्टि से देखा, भारत को इसके साथ साथ कब्जा करने की दृष्टि से भी देखा। और कब्जा करने की दृष्टि में हमने देखा कि किस प्रकार बीईआईसी के जो है भारतीय राजाओं के साथ में, जो भारत में राजा रहा करते थे उस समय, जो अपनी सल्तनत चलाया करते थे, उनके साथ में उनका जो है युद्ध रहा होगा। धीरे धीरे इन सभी की बात करी हमने, फिर भी हमने ये देखा कि बहुत सारी जो है परेशानियां भारतीयों को सहन करनी पड़ती थी। जिस प्रकार हमने आपको अजंता का सिद्धांत बताया, अजंता के सिद्धांत के साथ साथ ऐसे सिद्धांतों की हमने चर्चा करी जिसपे भारतीयों को जो है बहुत ज्यादा पनिश मिला करता था। जिसमें हमने देखा कि ये लोग भारतीयों से ही कच्चा माल खरीदा करते थे और भारतीयों को ही वो माल तैयार करने के बाद बहुत ज्यादा कीमतों में, वो उन दामों में उन चीजों को बेचा करते होंगे। जब भारतीय इनसे बहुत ज्यादा परेशान आ गए थे, तो उन्होंने इस प्रकार से कई कई संगठन बनाना स्टार्ट किए कि वो किसी न किसी तरीके से इनसे जो है अपने आप को बचा सकते हो। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात करी, एक 1884 में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन का नाम था, जिसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया। और दादा भाई नौरोजी ने ठीक इसके अगले वर्ष 1885 में जाके इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से पुकारा। जिसमें हमने आपको स्कॉटलैंड के एक अधिकारी जिनका नाम एयू ह्यूम बताया, उन्होंने किस प्रकार कार्य किया होगा, ये सारी बातों को हमने बात करी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे कैसे कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए और चारों अधिवेशन कहां कहां और किसके अध्यक्षता में ये चारों अधिवेशन किए गए। जिसमें हमने आपसे बताया कि तीसरा अधिवेशन में एक अकेला ऐसा अधिवेशन था जिसमें किसी एक मुस्लिम अध्यक्ष ने जो है कार्यभार संभाला होगा। इसके बाद हमने चौथे अधिवेशन में बात करी कि कैसे कैसे एक विदेशी, एक अंग्रेज ने जो है इस अधिवेशन की जो है कार्यभार को संभाला होगा। आज अगर बात करें तो आज बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो है भारत को लूटने की दृष्टि से अपने आप को जो है हमेशा कैपेबल बनाने की कोशिश करी। जैसे कि अगर बात करें बंगाल, हमने आपको पीछे वीडियो में बताया कि बंगाल को कामधेनु काय के नाम से जाना जाता था। हमने आपसे पीछे कहा कि बंगाल में किस तरीके से सभी चीजें उपलब्ध हो जाया करती थी, कैसे कैसे हमने एक बार बात करी कि बंगाल में जो है बहुत बढ़िया खेती हुआ करती थी। खेती के साथ साथ जो है पेड़ों की लकड़ियां इतने अच्छे व्यापार में की दृष्टि से देखी जाती थी कि अंग्रेज लूटा करते थे और लूटने के बाद अपने देशों में भेजा करते थे उन चीजों को, और भारतीयों से जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया करते थे। अगर बात की जाए बंगाल की, तो आज का जो वर्तमान का बंगाल है वो बंगाल है नहीं, बंगाल एक बहुत बड़ा बंगाल रहा करता था। जिसमें बंगाल, आज का जो वर्तमान में बंगाल है वो बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, उड़ीसा के साथ साथ बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, असम, ये सारे के सारे मिलकर एक पूरा बंगाल बनाया करते थे। तो बंगाल कोई छोटा नहीं था, तो इनके लिए लूटना इन चीजों को आसान नहीं था। इस चीज को आसान बनाने के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन करना स्टार्ट किया कि अगर बंगाल का विभाजन कर देंगे हम लोग, तो विभाजन करने से जो है आसानी से जो है इसमें जो है अपना राजपाट चलाया जा सकता है, और जब राजपाट चलाया जाएगा तो आसानी से इन चीजों को लूटा जा सकता होगा। देखिए, बात करेंगे बंगाल विभाजन की, तो आज बात करेंगे बंगाल विभाजन प्लस स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे। देखिए, क्या है बंगाल विभाजन, क्या है स्वदेशी आंदोलन, उस बात पे चर्चा होगी। बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन पर चर्चा करेंगे आज। स्वदेशी आंदोलन क्यों किए गए और क्या कारण थे, इस बात पे चर्चा होगी। जैसे कि मैंने आपको देखो पिछले वीडियो में आपसे कई बार कहा है कि बंगाल जो था कामधेनु गाय की तरह था। जिस प्रकार कामधेनु गाय से जिस चीज के आप जो है आकांक्षा करेंगे वो चीज प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार जो है बंगाल से आप हर एक चीज प्राप्त हो जाया करती थी। मैंने आपसे कहा कि बंगाल छोटा बंगाल नहीं था जो आज वर्तमान का बंगाल है, एक तो वो था पहला का पहला। बंगाल के साथ साथ हम उड़ीसा की बात कर लें, जो वर्तमान में उड़ीसा एक राज्य है, उड़ीसा का भी जो है भाग बंगाल में हुआ करता था। उड़ीसा के साथ साथ जो झारखंड आपको देखने को मिलता है, झारखंड भी बंगाल में हुआ करता था। झारखंड के साथ साथ अगर मैं कहूँ आपसे बांग्लादेश आपको देखने को मिलता है, तो बांग्लादेश भी भारत में हुआ कर, इसमें बंगाल में हुआ करता था। बांग्लादेश के साथ साथ बात करें हम असम की, तो असम भी इसमें हुआ करता था। असम के साथ साथ अगर बात करें हम बिहार की, तो बिहार भी इसमें हुआ करता। तो बिहार प्लस असम, तो इन सभी से मिलके पूरा बंगाल बना हुआ था। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है,
तो मैंने क्या कहा कि बंगाल एक छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था। बंगाल क्या था, आज जो वर्तमान में बंगाल हम पढ़ते हैं, बंगाल प्लस उड़ीसा, उड़ीसा के साथ साथ बिहार, बिहार झारखंड, झारखंड के साथ बांग्लादेश और बांग्लादेश के साथ साथ असम। मैंने इस तरीके से आपको 6 पॉइंट बता दिए। इन 6 से मिलकर जो है बंगाल बना करता था। और बंगाल को लूटना इतना आसान नहीं था, व्यापार चलाना इतना आसान नहीं रहा होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, सर ने हमें बताया था तीसरे पॉइंट में कि अंग्रेज यहाँ पे व्यापार आसानी से व्यापार करने के लिए, आसानी से व्यापार करने के उद्देश्य से इन्होंने क्या करा, बंगाल को विभाजन करने की सोची कि बंगाल को अगर 2 भागों में कम से कम तोड़ दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम अच्छे से यहाँ पे व्यापार कर सकते होंगे। तो उस समय जो भारत में जो एक अंग्रेज थे, जो इसके ऊपर जो पूरी कमान हुआ करती थी अंग्रेजों की, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को सबसे पहले बंगाल विभाजन करने पर एक निर्देश दिया है। आप ध्यान रखेंगे 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में कार्य किया गया। ठीक, 20 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करा जाएगा। देखिए नंबर 4 पे हमने क्या करा, 20 जुलाई की बात करी। 20 जुलाई 1905 कौन था, लॉर्ड कर्जन। बहुत पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, और उसके साथ साथ ये पूछा जाएगा किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया है, 20 जुलाई 1905 को किया है। क्या किया, बंगाल विभाजन की बात हो गई, यहाँ पे बंगाल विभाजन कर दिया। इसे ही हम क्या कहते हैं, बंगाल विभाजन को जानते हैं हम बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानेंगे। इसे हम बंग भंग आंदोलन, ठीक है, इस नाम से भी आप इसे जानते हैं। देखिए कहानी आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी, क्या कारण रहा है, क्यों किया गया है, और बंगाल इतना बड़ा था इस वजह से इन्हें जो है ये विभाजन करना पड़ा। इसे किस नाम से जाना जाता है, बंग भंग नाम से जाना जाएगा। देखिए 20 जुलाई 1905 की बात कर ली, तब इसके बाद जब बंगाल का विभाजन कर दिया होगा तो करने में जब लोगों को पता चला होगा, जब खबरें पहले इतनी तेजी से तो फैला नहीं करती थी जैसे कि आज टीवी का माध्यम है, तो पहले ये सारे माध्यम नहीं हुआ करते थे। तो जब इन्हें भारतीयों को एक तरीके से भारत में पूरी आग की तरह सारे बंगाल में ये बात फैली होगी, तो 7 अगस्त से विरोध यात्राएं स्टार्ट हो गई, जनसभाएं प्रारंभ हो गई। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे सर ने बताया था, 5वें पॉइंट में बोला सर ने कि 7 अगस्त 1905 से क्या हुआ, विरोध यात्राएं स्टार्ट हो गई। किस बात की विरोध यात्राएं, विरोध यात्राओं का कारण समझेंगे अभी 2 मिनट बाद। देखिए विरोध यात्राएं में क्या हुआ होगा, लोगों को जब पता चला तो पता चला कि जो है हम लोग आपस में ही बिछड़ने वाले हैं। एक तरीके से हिंदू और मुसलमान को ना इन्होंने अलग अलग रेशियो में बांटना स्टार्ट करा। इस तरीके से रेशियो में बांटा कि अपने आप ही आपस में मरने लगे। एक तरफ मुसलमान ज्यादा कर दिए, बहुत ज्यादा कर दिए, तो हिंदू बहुत कम कर दिए, और एक तरफ हिंदू बहुत ही ज्यादा कर दिए तो मुसलमान बहुत कम कर दिए। इस तरीके से आपस में ही ये एक तरीके से फूट डलेगी इनमें, और फूट डलने के साथ साथ क्या होगा, ये विरोध करने लगेंगे। विरोध करने की वजह से जो है इन्होंने क्या हुआ, इन लोगों ने जनसभाएं भी की हैं भारतीयों ने, इसे क्या करने के लिए, बंद करने के लिए, कि जो बंगाल विभाजन आप लोग कर रहे हो ऐसा ना करो। और यही कारण था, जब बंगाल विभाजन कर दिया होगा इन लोगों ने, तो इन्होंने भारतीयों ने क्या करा, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया, तो आपसे पूछा जा सकता है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन क्यों चलाया गया होगा, तो उसका कारण आपको मालूम पड़ गया। इसमें क्या था, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। अब इसका मतलब समझे अगर हम, तो देखिए अंग्रेज क्या करा करते थे, मैंने अभी वीडियो जब चालू करा था तो बोला था आपको कि बहिष्कार इसलिए करना पड़ा इन्हें क्योंकि अंग्रेज बहुत महंगी करके जो है चीजों को बेचा करते थे, बहुत महंगा करके चीजों को बेचा करते थे, और भारतीयों से प्रॉफिट कमाया करते थे। उन्हीं से कच्चा माल कम दामों में खरीदकर अपनी मशीनों में वहां पर विदेश में तैयार करवाने के बाद यहाँ पे आकर उसी चीज को बहुत महंगे दामों में बेचा करते होंगे। तो इन्होंने क्या करा, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाया होगा, जिसमें अपने देश की वस्तुओं को इन्होंने जो है यूज करना, उपयोग करना स्टार्ट कर दिया, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। सभी सामान को जलाना स्टार्ट कर दिया, देशी वस्तुओं का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। इतना पूरे देश ने, पूरे भारत ने इस तरीके से ना इस चीज पर बढ़ चढ़ के भाग लिया। जैसे कि अगर बात की जाए तो अगर किसी की शादी भी हो रही है और शादी में किसी ने ये देख लिया कि यहाँ पर एक विदेशी वस्तु का उपयोग किया गया है, तो पंडित वगैरह जो हुआ करते थे वो भी शादी नहीं कराया करते थे, वो वापस उठ के चला जाया करते थे। तो पूरे देश ने इस तरीके से बढ़ चढ़कर साथ दिया, और ये समझिए कितनी एकता रही होगी हम लोगों में कि हम लोग एक दूसरे के लिए ही, पूरा देश एक साथ हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ। और आज की कंडीशन क्या है, आज छोटी छोटी बातों पर जो है हम लोगों को ना एक तरीके से जो सोशल मीडिया चल पड़ी है, वो सोशल मीडिया ही भ्रमित करती है चीजों को। और कहीं ना कहीं भ्रमित करने का मतलब, अगर आपसे कोई वाक्य बहुत
सही तरीके से आपको समझाया जा रहा है और उसमें कहीं कहीं जो कुछ कटु वर्ड्स होते हैं वो आपको बताए जा रहे हैं कि ये वर्ड का उपयोग किया जा रहा है आजकल, इनका नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है, उसी चीज को क्रॉप कर दिया जाता है, कटु वर्ड आपके जो है जो मुंह से बोलते हुए होंगे वो सुना दी जाते हैं, उसी से विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं और हम लोग गलती कर बैठते हैं कि अरे इन्होंने ऐसा बोला है, आज तो जो है आप इन्हें हम खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण देश ने बहिष्कार किया होगा, जो भारतीयों के पास रोजगार रहा होगा उन्होंने रोजगार तक त्याग दिया होगा अंग्रेजों का, और रोजगार त्यागने के बाद केवल उनका मन क्या होगा कि अब हम स्वदेशी कार्य करेंगे, ना कि विदेशी कार्य करेंगे। शादी का मैंने बहुत बड़ा आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर शादी में कोई विदेशी वस्तु भी उपयोग हो जाती होगी तो उस चीज को भी ये त्याग देते होंगे। अब बात आती है लागू कब हुआ। अभी तो केवल जो है बंग बंग यहाँ पे किया गया, अभी लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को। आप ध्यान रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ। लागू करने वाला क्या है, ये भी आपके लॉर्ड कर्जन ही रहे होंगे। दिनांक बता दी मैंने आपको 16 अक्टूबर 1905। अब ये लागू करा है, किसने करा है लागू, आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड कर्जन नहीं करा होगा, सर ने बताया लॉर्ड कर्जन ने इसे लागू कर दिया। और जब लागू करा होगा तो अक्टूबर का महीना चल रहा है, आप देखेंगे ध्यान से, अक्टूबर के महीने में जब इसे लागू करा होगा तो लोगों बागों को बहुत ज्यादा दुख होगा। बंग भंग जब आंदोलन इन्होंने जो है एक तरीके से लागू कर दिया तो लोगों को बहुत दुख हुआ, और दुख होने पर इसी दिन जो है इन्होंने लोगों ने क्या करा, शोक दिवस मनाया। शोक दिवस की ये हमारे लिए बहुत बड़ा शोक का विषय है। शोक दिवस आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है तो आप तुरंत ध्यान रखेंगे कि अब हमारे सर ने हमें बता दिया कि शोक दिवस का मतलब क्या है। जो बंगाल विभाजन में जो हिंदू मुस्लिम अलग हो रहे थे व्यापार के उद्देश्य से, जो अंग्रेजों ने अपने फायदा कमाने के उद्देश्य से करा था, उस दिन को हमने जो है शोक दिवस माना कि हम लोग जो है एक दूसरे से बिछड़ते हुए जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान की अगर मैं बात करूं, बार बार आपसे बोल रहा हूं, तो इतना एकता दिखाई इन्होंने कि इस दिन जो है एक दूसरे को हिंदू मुसलमान ने राखी बांधी है। हिंदू मुसलमानों ने राखी बांधी है। आप ये समझ के चलिए अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर के महीने में जाके जो है आप देखें रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता है। रक्षाबंधन का त्योहार लगभग ऑलमोस्ट आपका अगस्त में आ जाता है। तो आप ऐसा करके बात करेंगे तो हिंदू मुसलमानों ने भी एक दूसरे को राखी बांधी, और राखी बांधने का मैंने आपको कारण बता दिया। ये बात आपको ध्यान देंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे की बात करेंगे आप ध्यान से। संपूर्ण देश ने इसमें भागीदारी करी है, और यही नहीं है भागीदारी करने में, इन लोगों को इतना बड़ा झटका लगा होगा एक दूसरे से अलग होने का कि उस दिन जो है एक दिन का फास्ट भी रखा है। एक दिन का फास्ट रखा गया है। फास्ट का मतलब व्रत जिसे बोलते हैं आप लोग, तो आप ध्यान रखेंगे एक दिन का फास्ट रखा लोगों ने। भूखा रहना जो है सही समझा अपने आप में कि हमारा देश में जो है हम लोग अलग हो गए, अब कैसे कार्य हुआ। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, देखिए किस तरीके से इन्होंने दिमाग लगाया है। अगर उस समय की बात करें तो बंगाल की जनसंख्या उस समय 8.5 करोड़ थी उस समय। तो आप ध्यान रखेंगे जब ये बंगाल विभाजन किया गया होगा तो सर ने हमारी बात बताई थी हमें। पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे, बंगाल की जनसंख्या कितनी थी। बंगाल की जनसंख्या सर ने बताई उस समय 8.5 करोड़ रही होगी। और 8.5 करोड़ को हम किस तरीके से 2 भागों में डिवाइड कर दिया इन्होंने। देखिए 2 भागों में हम समझेंगे ध्यान से 8.5 करोड़ को कैसे कैसे तोड़ा हो। नंबर 1 की अगर बात करें, कोलकाता की बात करी, कोलकाता में इन्होंने क्या करा, लगभग पहला भाग इन्होंने कोलकाता बना दिया, कोलकाता, और दूसरा भाग जो बनाया इन्होंने बंगाल बना दिया। कोलकाता में अगर बात करें तो लगभग 5.4 करोड़ जनसंख्या ले ली। 5.4 करोड़ जो है आपकी कोलकाता में जनसंख्या आ गई, और लगभग यानी कितनी बची होगी, तो लगभग 3 करोड़ के आसपास बची होगी। 3.1 करोड़ जो बची होगी जनसंख्या वो आ गई बंगाल में। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। यहां तक तो कोई बात नहीं है। अब आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट जो है सर ने बताना चाहा तो क्या बताना चाहा। तो 5.4 में अगर बात करें तो 4.5 करोड़ तो ले लिए इन्होंने हिंदू यहां पर, और लगभग 90 लाख ले लिए मुसलमान। 90 लाख मुसलमान ले लिए। अब यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं देखिए कितना हिंदू का रेशियो हो गया, मुसलमान कितने कम कर दिया। अगर इन्हें 50-50% कर दिया जाता, इन लोगों को ना मतलब जो है एक दूसरे को अलग करते, मुसलमानों में से मुसलमानों को अलग ना करते, तो शायद इतनी फूट नहीं पड़ती। अब इनके दिमाग में ना कुछ भी, हिंदुओं के दिमाग में और मुसलमानों के दिमाग में कुछ भी फूट डाली जा सकती है आराम से। जब जनसंख्या अधिक होगी इनकी तो एक दूसरे को आपस में भड़काया जा सकता है बहुत आसानी से। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी।
अब दूसरा पॉइंट जो बंगाल बोला, तो यहाँ पे बंगाल से मेरा तात्पर्य ढाका से है। देखिए यहाँ पे मैं ढाका लिख दे रहा हूँ आपको, आगे जाके यही ढाका थोड़ा सा हमें जो है परेशानी करेगा, यही जाके जो है बांग्लादेश की तरफ को बढ़ेगा ढाका, ये ढाका। तो ढाका की बात करी हमने, लगभग जो है क्या बात करी यहाँ पे 3 करोड़ 10 लाख की, यानी 3.1 करोड़ बताया, जिसमें अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू थे आपके 1.2 के अप्रॉक्स। तो आप ये ध्यान रखेंगे 1.2 करोड़ तो हिंदू कर दिए इन्होंने, और मुसलमान कितने बचे होंगे आप इसमें स्लैश कर लेंगे, तो 1.9 करोड़ के करीब जो है यहाँ पे मुसलमान बचे होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने जो है डिवाइड करा होगा बंगाल को। और जब डिवाइड करा होगा तो इसी समय इन्होंने एक फूट डालो नीति में कह दिया, इसमें कह दिया कि जो कांग्रेस पार्टी जो बन चुकी थी 84-85 की, जिसकी हमने बात करी थी किस तरीके से बनी थी, हमने अपने पिछले वीडियो में बता दिया कि कांग्रेस जो है केवल हिंदू की पार्टी है, केवल हिंदू की पार्टी है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेगी ये पार्टी। तो ये एक फूट देखो हाथ के हाथ ही डाल दी इन्होंने, और जब हाथ के हाथ डाल दी होगी तो 1905 की बात चल रही है। और इसी तरीके से आगे जब हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना होगी इसी कारण। पीछे भी जब हमने जो है अपना आधुनिक पढ़ा था, हमने आधुनिक से पहले हमने जब प्राचीन पढ़ा था, तो प्राचीन में भी सभी लड़ियों को हमने एक साथ जोड़ा है, आप देखेंगे। और यहाँ पर भी लड़ियां देखो, कांग्रेस बनी, कांग्रेस के साथ साथ अब क्या हुआ, बंगाल विभाजन का हमने उद्देश्य बता दिया, और उद्देश्य के साथ साथ हमने बता दिया मुस्लिम लीग जो बनने वाली है उसका क्या कारण पनपने वाला है, वो कारण आपको आप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो कहानी है ना, एक दूसरे से जोड़ के याद करते हैं तो इतिहास बहुत आसान हो जाता है, और याद करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब आपको आसान हो गया नहीं हो गया, आपने ये देखा कि मुस्लिम लीग बाद में बन रही है, बंगाल विभाजन पहले हुआ है, और बंगाल विभाजन ही इसका कारण बना है मुस्लिम लीग बनने का। तो इसी कारण मुस्लिम लीग बनेगी, और जब मुस्लिम लीग बनेगी तो इससे पहले अगर हम बात करें इसी समय ना, ये जो क्या किया गया है ये बहुत पूछा जाता है, पॉइंट ध्यान से समझेंगे। इस समय एक बहुत ज्यादा जो है चला सॉन्ग हमारा वंदे मातरम, वंदे मातरम बहुत चला इसी समय, और वंदे मातरम से इतने जो है ये लोग जो है अंग्रेज जो है गुस्सा हो गए होंगे कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया। हर गली नुक्कड़ में वंदे मातरम चला करता था लोगों को एक करने के लिए, और उस समय इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, धीरे धीरे लोगों ने जो है किस तरीके से 1905 से चलते चलते 1911 आया होगा, लगभग 6-6.5 साल का समय काटा होगा, और 1911 में जाके दिल्ली दरबार लगा, और दिल्ली दरबार का जो जिसने भी आयोजित किया था उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, देखिए 1911 में आपका क्या लगा, 1911 में दिल्ली दरबार लगा, और दिल्ली दरबार लगवाने वाला आयोजित करने वाला कौन था, आयोजित करा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ये आयोजित करने वाले हैं, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ये। और जब ये आयोजित कर लिया होगा तो यहाँ पे चीफ गेस्ट आए होंगे, तो चीफ गेस्ट के बारे में आपसे पूछे तो आप बताएंगे जॉर्ज पंचम आए, एक तो कौन आए, एक तो जॉर्ज पंचम आए और एक क्वीन मैरी आई, जॉर्ज पंचम और कौन आई, क्वीन मैरी आई, और इनसे जो है क्वीन मैरी आई। अब इनके सामने इस बात को कहा गया कि हमारे खिलाफ जो है इतना बड़ा साजिश की गई अपने व्यापार के उद्देश्य से, और जो है हम जो एक दूसरे से मिलजुल के रहा करते थे उन चीजों को हम लोगों को अलग कर दिया केवल अपने व्यापार के उद्देश्य से। इतना बड़ा हमारा बंगाल हुआ करता था, बंगाल के 2 हिस्से कर दिए, तब जाके उनके समझ में आई इस बात की, तब उन्होंने जो है इस बात का ऑर्डर देके गए, वहां जाके जो बंग भंग आंदोलन था उसे रद्द करा उन्होंने। तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ, आप ध्यान रखेंगे 1911 का जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आए थे, मतलब उन्होंने आयोजित किया था, उसमें 2 चीफ गेस्ट आए थे जिनका नाम जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी था। उनके समय में ये बात उठी होगी, तब वो आदेश देके गए बंगाल विभाजन रद्द करने को, और बंगाल विभाजन रद्द करा किसने, लॉर्ड हार्डिंग ने, फिर जाके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया होगा। ठीक, इसी में एक काम और हुआ, दूसरा तीसरा मतलब 13वें नंबर पे याद करेंगे, यहीं पर क्या हुआ, राजधानी जो थी हमारी इन्हीं के समय में बदली गई, राजधानी हमारी कलकत्ता हुआ करती थी और कलकत्ता से दिल्ली ले जाई गई, कलकत्ता से दिल्ली। तो आप यहां तक की बात समझ गए होंगे, बंगाल विभाजन आपको मैं समझता हूं पूरा याद हो गया होगा, और बंगाल विभाजन के साथ साथ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन क्या था, क्यों चालू किया गया, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम कल का वीडियो जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे किस प्रकार जो है कांग्रेस ने आगे काम किया होगा, और किस तरीके से दल बनना स्टार्ट होंगे, जिसमें हम नरम दल और गरम दल की बात करेंगे, और क्या क्या कारण आएंगे, क्या क्या मुस्लिम लीग के कारण आएंगे, मुस्लिम लीग जब बनी होगी तो किसने उनकी अध्यक्षता की होगी, ये सारी बातों की चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे।
आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।